होगी अपनी जो भी, तो एक बार उसमें देख लेना, क्योंकि किसी गाइड में कोई क्वेश्चन मिस्ड है, किसी में कोई मिस्ड है, तो एक बार देखो। अब पिजन्स एट डे ब्रेक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पहले डिस्कस करेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज वन ऑफ बासूस वर्स्ट अफ्लिक्शंस, वाई। मतलब जो मिस्टर बासु थे, जिसने स्टोरी नहीं सुनी है, एक बार इसकी समरी देख लेना, वो भी मैंने अपलोड कर दी थी। तो मिस्टर बासु जो थे वो मेन कैरेक्टर है स्टोरी के, और वो पूछ रहे हैं उनकी वर्स्ट एफ्लिक्शन, मतलब उनको जो एलिमेंट या बीमारी थी वो क्या थी और क्यों। तो कह रहे हैं मिस्टर बासूज वर्स्ट एफ्लिक्शन वाज दैट। अब उनकी वर्स्ट जो एलिमेंट था वो क्या था, एक तो वो अस्थमेटिक थे, उन्हें अस्थमा था, और उनको ये रिग्रेट था that he has to ask his wife to read the news to him as he cannot read the newspaper himself। क्योंकि उनको अस्थमा था, इसलिए वो जो है बहुत देर तक बैठ नहीं सकते थे, या उनकी सांस जो है अटक जाती थी, उन्हें इनहेलर लेना पड़ता था, इसलिए वो खुद न्यूज़पेपर नहीं रीड किया करते थे, उनकी वाइफ उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी। किसी को ना समझ में आए तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ओटिमाज एटीट्यूड टूवर्ड्स हिम। अब जो मिस्टर बासु थे, इनका नाम था पूरा अमुल बासु, AMUL, और ओटिमा जो थी इनकी वाइफ थी। तो पूछ रहे हैं ओटिमा का क्या एटीट्यूड था इनकी तरफ। तो ओटिमा लव्स हिम एंड इज रिस्पॉन्सिबल वाइफ। ओटिमा जो है अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी और रिस्पॉन्सिबल वाइफ थी। शी इज ऑल्सो वरीड अबाउट हिम बिकॉज ऑफ हिज डिजीज। अब उनको ये टेंशन थी कि मेरे हस्बैंड को जो है डिजीज है, तो इसलिए वो जो है उनके लिए हमेशा से वरीड या टेंशन में रहती थी। हु इज बुलू। बुलू इज अ बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर टू मिस्टर बासु, दो हाफ बिट ही इज गुड नेचर्ड। अब ये जो बुलू था जिसने हेल्प करी थी मिस्टर बासु के बेड को ऊपर टेरेस पे शिफ्ट करने में, कह रही ये एक लड़का था जो मिस्टर बासु के घर के पास रहता था। ऑल्दो ये हाफ विट मतलब इतना समझदार नहीं था, ही इज गुड नेचर्ड, उसका नेचर बहुत अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एट द एंड ऑफ द स्टोरी व्हाई डज द ओल्ड मैन इंसिस्ट ऑन स्टेइंग ऑन द टेरेस। तो कह रहे हैं जब स्टोरी एंड होने को आती है तो मिस्टर बासु जो है, जो ओल्ड मैन है, वो क्यों इंसिस्ट करते हैं कि मैं जो टेरेस पे ही रहना चाहता हूँ और नीचे नहीं आना चाहता। तो बिकॉज ऑफ 2 रीजंस मिस्टर बासु जो थे वो इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं टेरेस पे ही रहूंगा। फर्स्ट रीजन था, ओल्ड मैन सीम्स टू हैव कॉम्प्रोमाइज्ड विद हिज फेट, मतलब उन्होंने अब ये सोच लिया था कि अब उनकी डेथ जो है नज़दीक है, पास है, तो अब मुझे यहीं रहने दो और मुझे नीचे नहीं जाना। तो कह रहे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था अपने फेट या डेस्टिनी के साथ। और सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं ही फील्स दैट इट इज कूलर ऑन द टेरेस, और दूसरा उन्हें ये लग रहा था कि टेरेस पे अब कूलिंग या अच्छी हवा या ब्रीज चल रही है, इसलिए मुझे नीचे नहीं जाना है। ये क्वेश्चन, अगर ये 4 क्वेश्चंस क्लियर हो गए तो बताओ। और इसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बताऊं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है 1 से लेके 4 तक। वन से लेके 4 तक किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, देख लो एक बार। नो मैम। नहीं है, आगे देखो। किसी को किसी वर्ड का मतलब नहीं पता चला है तो वो भी बता दो। तुम्हारे चैप्टर्स इस बार बड़े बड़े हैं और उनके क्वेश्चंस भी एडिशनल क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे हैं। किसी गाइड में कोई कोई मिसिंग है, किसी में दूसरी में दे रखा है जो इम्पोर्टेंट है, तो मैंने यहाँ एक जगह पे लिख दिया है, एक बार इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं व्हाई डिड ओटिमा वर्क एब्सेंटली। तो वो कह रहे हैं ओटिमा काम तो कर रही थी घर का, पर उसका ध्यान नहीं था उस काम में, तो ऐसा क्यों। तो कह रहे हैं शी वर्कड एब्सेंटली बिकॉज शी वाज वरीड अबाउट हर हस्बैंड्स कंडीशन। तो कह रहे हैं वो काम कर रही थी लेकिन उसका पूरा ध्यान इसलिए नहीं था क्योंकि उसको अपने हस्बैंड की कंडीशन या बीमारी पे ज़्यादा ध्यान था और उनकी कंडीशन को लेके वो वरीड थी। वाई वॉज मिस्टर बासु इम्पेशेंट विद द न्यूज़। अब जब उनकी वाइफ उनको न्यूज़पेपर सुना रही थी तो वो इम्पेशेंट क्यों थे, वो ये क्यों चाहते थे कि ओटिमा को बार बार बोलते थे कि अगले अगली न्यूज़ बताओ, मुझे अगली न्यूज़ बताओ। बिकॉज
ही डिड नॉट फाइंड द न्यूज इंटरेस्टिंग, क्योंकि उन्हें कोई भी न्यूज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था जो उनकी वाइफ उन्हें सुना रही थी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग इंटरेस्ट टू ओटिमा। अब जब ओटिमा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो उसके लिए इंटरेस्ट का मैटर क्या था न्यूज़पेपर में, मतलब उसे सबसे अच्छा क्या लगता था उस न्यूज़पेपर में। द न्यूज वाज अबाउट फिल्म। The news about film was a subject of consuming interest to Otima। तो कह रहे हैं जो न्यूज हुआ करती थी फिल्म्स के बारे में, वो उसमें इंटरेस्ट लिया करती थी उनकी वाइफ जिसका नाम था ओटिमा। ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए? यस ये मैम। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप थे। तो आगे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी काफी बड़े बड़े हैं इसमें, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ द टाइटल, और इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ द टाइटल में कह रहे हैं बताऊं ये जो टाइटल है पिजन्स एट डे ब्रेक, ये किस तरह से रेलेवेंट है, मतलब इस टाइटल को ऐसा क्यों रखा है पिजन्स एट डे ब्रेक। The title of the story Pigeons at the Daybreak has a very deep symbolic significance। अब कह रहे हैं जो टाइटल है स्टोरी का Pigeons at the Daybreak, इसकी symbolic significance है। एक सेकेंड, किसी ने क्लास ज्वाइन करनी है। तो कह रहे टाइटल जो स्टोरी का है Pigeons at the Daybreak, इसकी symbolic significance है। कैसे? बिकॉज बोथ pigeons and daybreak occur at the end of the story। क्योंकि हमने पूरी, जब pigeons at the daybreak नाम जो रखा गया है, हमने पूरी स्टोरी के अंदर कहीं पे भी शुरू से लेके एंड तक पूरे जो 6 पेजेस या 7 पेजेस जो पढ़े हैं, उसके अंदर हमने कभी भी पिजन्स को शुरुआत में नहीं देखा। वो हमने स्टोरी के एंड में उनका डिस्कशन देखा है कि पिजन्स की बात होती है ना। ऐसा था ना कि पिजन्स को तुमने बाद में देखा था कि पिजन्स की बात बाद में की गई थी जब वो ऊपर टेरेस पे सो रहे थे। तो कह रहे पिजन्स और डे ब्रेक, और दूसरा जब मिस्टर बासु सो रहे थे तो डे ब्रेक मतलब सूरज कब उगा था या मॉर्निंग कब हुई थी, जब उन्होंने पिजन्स को नोटिस किया था, पिजन्स जब स्काई में जा रहे थे। तो कह रहे दोनों पिजन्स और डे ब्रेक अकर करते हैं एट द एंड ऑफ द स्टोरी। द फ्लाइट ऑफ पिजन्स स्टैंड्स फॉर फ्लाइंग अवे। तो कह रहे हैं जो पिजन्स उड़ गए थे, जब लास्ट में बताया गया था कि पिजन्स का फ्लॉक वहां पे आया और थोड़ी देर में वो पिजन्स का फ्लॉक स्काई में उड़ गया। तो कह रहे हैं जो फ्लाइट है पिजन्स की, फ्लाइट का मतलब होता है कि सपोज तुम लोग कहीं जा रहे हो, तो फ्लाइट का मतलब ये वो फ्लाइट नहीं है, फ्लाइट का मतलब है तुम लोग कहीं जा रहे हो तो तुम कहोगे माई फ्लाइट इज ऑन दिस ऑन 5 AM या 6 AM। फ्लाइट मतलब कहीं जाना। तो फ्लाइट ऑफ पिजन स्टैंड्स फॉर फ्लाइंग अवे ऑफ मैन सोल आफ्टर डेथ। अब देखो जो मिस्टर बासु थे, जब मिस्टर बासु की डेथ हो गई, मिस्टर बासु ने होप लूज कर दी और उनकी सोल उनकी बॉडी से फ्री हो गई, उनकी आत्मा उनकी बॉडी से फ्री हो गई। उस टाइम पे पिजन्स भी जो है स्काई में उड़ गए थे। तो कह रहे डे ब्रेक हियर सिग्निफाइज द पीस दैट सोल गेट्स आफ्टर डेथ। तो कह रहे जो डे ब्रेक है मतलब जो सूरज उगा और जो सूर्योदय हुआ, वो ये सिग्निफाई कर रहा है कि उस आदमी को भी शांति मिली और उसकी जो सोल थी, उसकी जो आत्मा थी, उसको भी शांति मिली डेथ के बाद। दीज टू सिंबल्स कन्वे। तो कह रहे जो दोनों सिंबल्स है, पहला पिजन्स की फ्लाइट मतलब पिजन्स का उड़ जाना, और दूसरा फीलिंग जो और दूसरे सिंबल क्या था, और दूसरा सिंबल था डे ब्रेक का होना। डे ब्रेक का होना और मिस्टर बासु की सोल का अलग हो जाना उनकी बॉडी से, मतलब उनका मर जाना। तो कह रहे ये जो दोनों जो सिंबल है ये कामनेस की फीलिंग दे रहे हैं, जो कि हमने नोटिस करी थी कि मिस्टर बासु जो थे स्टार्टिंग में चैप्टर के कितने इरिटेबल थे, अपनी वाइफ के साथ कितने गुस्से से बात करते थे, लेकिन बाद में उन्हें कामनेस या शांति मिली जब उनकी आत्मा जो उनकी बॉडी से अलग हो गई और उनकी डेथ हो गई। तो कह रहे स्टोरी एंड्स विद द सजेशन दैट द ओल्ड मैन सोल टू हैज टेकन फ्लाइट फ्रॉम द अर्थ अलोंग विद द पिजन्स। तो कह रहे स्टोरी के एंड में हमें ये बताया गया है कि जो ओल्ड मैन की सोल है वो भी इस दुनिया से अलग हो गई, वो भी इस दुनिया से चली गई अलोंग विद द पिजन्स। जैसे पिजन स्काई में उड़ गए थे वैसे ही मिस्टर बासु की सोल भी जो है उनकी बॉडी से सेपरेट हो गई थी, अलग हो गई थी, एंड उनको कामनेस या शांति महसूस हुई थी। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ तुम्हें? बताओ कि मैं ये वाला क्वेश्चन दोबारा बताऊं या नहीं। और दूसरी बात, इस क्वेश्चन को तुम यहीं से पढ़ोगे, इस क्वेश्चन को कहीं से नहीं पढ़ोगे। डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ द टाइटल। मैम हिंदी हिंदी पढ़ा दो इस क्वेश्चन की। हिंदी हिंदी बता दूं? इस क्वेश्चन में देखो ये कह रहे हैं, तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा, पिजन्स एट डे ब्रेक चैप्टर का नाम है, ठीक है।
ये चैप्टर के अंदर जो पीजन्स है, इसका नाम ये क्यों रखा है पीजन्स एट डे ब्रेक? मेरे ख्याल से मनीष ने ये क्वेश्चन पूछा था पहले, पता नहीं अब उसको याद है कि नहीं। तो पीजन्स एट डे ब्रेक क्यों रखा है? जो मिस्टर बासु थे उनको अस्थमा था और वो अपनी वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट थे पूरी तरह से। तो एक दिन उनकी वाइफ उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ रही थी जिसमें ये पढ़ लिया उन्होंने कि आज रात को 8 बजे लाइट का कट लग जाएगा और अगले दिन जो है सुबह 10 बजे जो है लाइट आएगी। तो मिस्टर बासु को टेंशन हो गई कि मैं सोऊंगा कैसे। मैं तुम्हें एज सच समरी में बता रही हूँ पहले। तो वो जो है अपनी छत पे सोते हैं और छत पे भी कोई हवा उन्हें नहीं लगती है और उन्हें लगता है कि मतलब मुझे एक एक सांसों के लिए जो है डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, और वो अपना मुंह खोल के सोते हैं ताकि उन्हें फील होता है कि उनके माउथ में थोड़ी सी एयर जो है अंदर जाए। अब इस चैप्टर के अंदर जब ये एंड हो रहा होता है और वो रात को सोने के बाद उठते हैं तो उन्हें फिर भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता। उनकी वाइफ जो है उनको थोड़ा सा कमर पे हाथ फेरती है। फिर उसके बाद वो नीचे जाती है देखने के लिए कुछ और उन्हें ये पता चलता है कि लाइट आ गई है। जब वो अपने हस्बैंड को उठाने आती है तो उस टाइम पे हमें पीजन्स की जो एंट्री है वो दिखाई देती है कि पीजन्स जो है इस चैप्टर के अंदर आते हैं और ये बताया है कि पिजन्स का फ्लॉक मतलब पिजन्स का एक झुंड जो है मिस्टर बासु नोटिस करते हैं और उनको देख के वो खुश हो रहे होते हैं। और थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं कि जब उनकी वाइफ उन्हें बुलाने आती है वो मना कर देते हैं कि मैं नहीं आ रहा नीचे, मुझे यहाँ पे शांति मिल रही है, मुझे यहाँ पे अब हवा आ रही है। तो जैसे पिजन्स उड़ते हैं हवा में उसी तरह से ही जो मिस्टर बासु है, जब सुबह का टाइम 8 बजे हो जाता है, जब सूरज उग जाता है, डे ब्रेक मतलब जब डे ब्रेक हो चुका है, डे स्टार्ट हो चुका है, तो कह रहे उस टाइम पे पिजन जुड़ जाते हैं और मिस्टर बासु की जो सोल है वो भी उनकी बॉडी से, सोल मतलब आत्मा, उनकी बॉडी से अलग हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए चैप्टर का नाम है पिजन्स एट डे ब्रेक, मतलब सुबह सुबह जो ये पिजन्स नोटिस किए थे उन्होंने। अब इस क्वेश्चन को देखो, वो कह रहा है डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ द टाइटल, कि टाइटल किस तरह से रेलेवेंट है, मतलब बिल्कुल ठीक लिखा गया। तो पहली लाइन में लिखा टाइटल ऑफ द स्टोरी पिजन्स एट द डे ब्रेक हैज अ डीप सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, मतलब इसका बहुत ज्यादा डीप मीनिंग है। तो कह रहे बोथ द पिजन्स एंड डे ब्रेक, दोनों जो चीजें हैं हमने एंड ऑफ द स्टोरी में देखी, पिजन्स का भी और डे ब्रेक मतलब सूरज का उगना भी। बोथ द पिजन्स एंड डे ब्रेक अकर एट द एंड ऑफ स्टोरी। अब वो कह रहे हैं फ्लाइट ऑफ पिजन्स, जो पिजन्स हवा में उड़ गए थे वो किस चीज के लिए खड़े होते, वो किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं, मतलब उनका क्या सिग्निफिकेंस है। द फ्लाइट ऑफ द पिजन स्टैंड्स फॉर फ्लाइंग अवे ऑफ मैंस सोल आफ्टर डेथ। तो कह रहे हैं जो पिजन्स हवा में उड़ गए थे उनकी जो फ्लाइट थी वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं कि जो मैन की सोल है, जो एक आदमी की सोल होती है, उसको भी किस तरह से रिलीफ मिलता है डेथ के बाद। और एक और बात, पिजन्स किस लिए, पिजन्स का सिंबल क्या है, पीस का, शांति का। तो ऐसे ही उसने उस शांति को किसके साथ जोड़ा है, सॉरी आदमी की सोल के साथ या आत्मा के साथ, जो जब आदमी की बॉडी से अलग हो जाती है तो आदमी को भी शांति मिलती है। द डे ब्रेक हेयर सिग्निफाइज द पीस दैट सोल गेट्स आफ्टर डेथ। तो कह रहे जो डे ब्रेक हुआ यहाँ ये सिग्निफाई कर रहा है पीस को, मतलब जो वो उस दिन हमने नेक्स्ट मॉर्निंग देखी वो 8 बजे वाली, वो ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो मिस्टर बासु थे उनकी सोल को कितना पीस या आराम या कामनेस मिली डेथ के बाद। तो दीज टू सिंबल्स कन्वे ऑफ फीलिंग। तो कह रहे हैं ये जो दोनों सिंबल्स हैं पिजन्स और डे ब्रेक, ये सिंबल्स जो है क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, कामनेस की फीलिंग। एंड ऑल्दो वी सी मिस्टर बासूज इरिटेबल नेचर इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। तो कह रहे हैं ये दोनों सिंबल कामनेस की फीलिंग बता रहे हैं, ऑल्दो हमने ये देखा कि मिस्टर बासु जो थे उनका नेचर कितना इरिटेबल या चिड़चिड़ा था जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी। तो कह रहे स्टोरी एंड होती है विद द सजेशन कि जो ओल्ड मैन है मतलब मिस्टर बासु है, ही टू हैज टेकन फ्लाइट, मतलब पिजन्स के साथ साथ उनकी आत्मा भी जो है चली गई इस दुनिया से, या जो है उनकी डेथ हो गई फ्रॉम द अर्थ अलोंग विद द पिजन्स। तो पिजन्स के उड़ने के साथ साथ मिस्टर बासु की जो सोल थी, आत्मा थी, उसने भी इस दुनिया से जो है छुट्टी ले ली या इस दुनिया से वो सेपरेट हो गई। ये इस क्वेश्चन का आंसर का मतलब है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसके आंसर्स। अब बताओ समझ में आ गए? यस मैम। बाकियों को समझ में आ गया? यस मैम। आ गया।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द इक्वेशन बिटवीन द ओल्ड कपल। या तो ये क्वेश्चन आएगा ऐसे कि इक्वेशन बताओ ओल्ड कपल के बीच में, या आएगा रिलेशनशिप बताओ ओल्ड कपल के बीच में। तो कह रहे जो रिलेशनशिप था ओल्ड कपल के बीच में वो बिल्कुल परफेक्ट था। द परफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ओल्ड कपल कैन बी असेस्ड एज, फर्स्ट, ओटिमा जो थी, जो उनकी वाइफ थी, वो 66 ईयर्स की थी एंड मिस्टर बासु 61 ईयर्स के थे। द ओल्ड मैन सफर्स फ्रॉम एक्यूट अस्थमा, और कह रहे हैं जो ओल्ड मैन मतलब मिस्टर बासु है वो अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं और वो सांसों के लिए मतलब अपनी ब्रीद के लिए जो है तड़पते रहते हैं ऑल द टाइम। हिज एफ्लिक्शन हैज़ मेड हिम, उनकी जो बीमारी थी, एफ्लिक्शन मतलब एलमेंट, एलमेंट मीन्स बीमारी, उनके जो एफ्लिक्शन था उन्होंने उस चीज़ ने उनको सेल्फ सेंटर बना दिया था, मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। एंड ही नेवर थिंक्स ऑफ द डिस्कम्फर्ट ही इज कॉजिंग टू हिज वाइफ, और वो कभी ये नहीं सोचते थे कि मेरी वाइफ को मेरी वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। थर्ड, द वाइफ ऑन द अदर हैंड लुक्स मच यंगर देन हिम, और जो वाइफ थी ऑल्दो वो 66 ईयर्स की थी पर उनसे यंग लगती थी। शी फुलफिल्स ऑल हर ड्यूटी सिंसियरली, वो अपनी सारी ड्यूटी सिंसियरली फॉलो करती थी, फुलफिल करती थी। शी डज एवरीथिंग दैट शी कैन डू टू कम्फर्ट हर हस्बैंड, और वो हर काम करती थी जिससे उनके हस्बैंड को कंफर्ट मिल सके, आराम मिल सके। बताओ क्वेश्चन नंबर 2 पता चल गया? फर्स्ट लाइन में सिर्फ ये लिखा है कि उनकी एज कितनी थी, कि ओटिमा 66 की थी, मिस्टर बासु 61 के थे। सेकेंड लाइन में ये बताया कि ओल्ड मैन एक्यूट अस्थमा से सफर करते थे एंड कीप्स पैंटिंग फॉर ब्रेथ, मतलब वो तड़पते थे अपनी सांसों के लिए, और उनकी जो बीमारी थी उसने उनको मैम बड़ा। इसमें तो 50। क्या बोल रहे हो? मैम एज 56 ओटिमा। ओटिमा 66 ईयर्स की है और मिस्टर बासु 61 के। अपनी लिटरेचर की बुक उठाओ, मैं तुम्हें बोल रही हूँ गाइड में बहुत सारी गलतियां हैं। अपनी लिटरेचर की बुक उठा के चैप्टर में देखो कि ओटिमा की एज 66 दी है और मिस्टर बासु की 61 दी है। ओके। और थर्ड में ये लिखा है वाइफ यंगर लगती थी और वाइफ अपनी ड्यूटीज फुलफिल करती थी। अब बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? और मैम क्लियर है। हो गया? मनीष तुम्हें क्लियर हो रहा है? यस मैम। ओके, स्क्रीन विजिबल है ना अभी भी? हाँ जी। क्वेश्चन यस नंबर मैम। 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं ऑन व्हाट नोट डज द स्टोरी एंड, मतलब स्टोरी जो एंड होती है तो किस नोट पे एंड होती है, कैसे एंड होती है। तो कह रहे स्टोरी एंड्स ऑन अ सिंबॉलिक नोट ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंस। जो स्टोरी एंड होती है उसमें एक मिस्ट्री भी और सस्पेंस भी है, बिकॉज वहां पे साफ साफ नहीं लिखा है कि उनकी जो लाइफ है मिस्टर बासु की वो चली गई या उनकी डेथ हो गई, बट ऐसे जो उनके अंदर वो स्टैंड्स दे रखे हैं, ऐसे चीजें बता रखी है कि उससे साफ साफ पता चलता है कि यस ही डाइड, और इस चैप्टर का नाम पिजन्स एट डेब्रेक क्यों रखा है। तो कह रहे हैं आफ्टर पासिंग रेस्टलेस नाइट, मतलब जो उन्होंने नाइट गुजारी थी, द ओल्ड मैन बिकम्स काम द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो ओल्ड मैन है मिस्टर बासु है वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ही लाइज फ्लैट इन हिज बेड, वो अपने बेड पे बिल्कुल सीधा लेटे हुए थे, अपने मुंह को जो है खोल के, हिज माउथ हैंग्स ओपन एंड गेज इज टर्न्ड अपवर्ड्स, मतलब उनका मुंह मुंह जो है वो खुला था, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए थी उस टाइम पे, एयर चाहिए थी ताकि उनके लंग्स को एयर मिल सके और वो ब्रीद कर सके। और उनकी गेज मतलब जो नजरें थी वो ऊपर स्काई की तरफ थी। ही टेल्स हिज वाइफ टू लीव हिम अलोन, वो अपनी वाइफ को कहते तुम मुझे अकेला छोड़ दो। जस्ट देन वी नोटिस, और उसके बाद हमें क्या पता चलता है कि फ्लॉक ऑफ पिजन्स, मतलब पिजन्स का एक झुंड हम स्काई में देखते हैं। इट राइजेस हायर एंड हायर एंड द स्टोरी एंड्स। अब पिजन्स जो है वो ऊपर मतलब स्काई में जो उड़ रहे हैं, जब तक आप उसको नोटिस कर सकते हो आप कर पाओगे, उसके बाद मतलब आप देखना बंद कर देते हो क्योंकि वो इतने हाई हो जाते हैं कि आप नोटिस नहीं कर पाते। तो कह रहे फ्लाइट ऑफ पिजन्स इज अ सिंबल ऑफ, तो यहाँ पे ये बताया है जो पिजन्स जो उड़ गए स्काई में, उससे किस चीज का सिंबल दिया है, मिस्टर बासु की डेथ का, कि मिस्टर बासु की जो सोल है वो भी उनकी बॉडी से उस टाइम पे अलग हो गई जब पिजन स्काई में उड़ गए। बताओ क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक ब्रीफ कैरेक्टर स्केच लिखो ओटिमा का। अगर तुम्हें ये याद ना हो तो तुमने अभी अभी जो
एक पॉइंट पढ़ा है कि ओटिमा 66 इयर्स की थी, यंगर लगती थी, सारी ड्यूटीज परफॉर्म करती थी, वो भी लिख सकते हो। या यहाँ पे एक्चुअली वही लिखा हुआ है, ओटिमा इज इंट्रोड्यूस्ड एज मिस्टर बासूज वाइफ। अब ओटिमा को इंट्रोड्यूस किया गया है एज मिस्टर बासूज वाइफ। 66 इयर्स ओल्ड है लेडी, बट शी लुक्स यंगर देन हर एज, लेकिन वो अपनी एज से जो है यंगर लगती है, छोटी लगती है। शी इज लविंग, रिस्पॉन्सिबल, लॉयल एंड केयरिंग वाइफ। अब जो ये ओटिमा है वो लविंग, रिस्पॉन्सिबल, लॉयल और केयरिंग वाइफ है, जो अपने घर का सारा काम भी करती है और अपने सिक हस्बैंड का ध्यान भी रखती है। शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन न्यूज अबाउट फिल्म्स एंड मैगजीन्स। हमने ये भी देखा स्टोरी में कि उन्हें कितना इंटरेस्ट आता है फिल्म्स के बारे में जो है पढ़ के और मैगजीन्स को पढ़ के। तो ये कैरेक्टर स्केच था ओटिमा का। अगर तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो गया तो आगे करते हैं। बताओ क्लियर हो गया? यस मैम। मैम ये करने हैं सिर्फ। हाँ यही करने हैं, यही तो मैं बोल रही हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है वाई हैड मिस्टर बासु एंड हिज वाइफ स्टॉप्ड स्लीपिंग ऑन द टेरेस। तो कह रहे मिस्टर बासु और उनकी वाइफ ने टेरेस पे सोना क्यों बंद कर दिया था। मिस्टर बासु एंड हिज वाइफ यूज्ड टू स्लीप ऑन द टेरेस बट द नेबर वाज अ बैड फेलो। और कह रहे मिस्टर बासु और उनकी जो वाइफ है वो टेरेस पे ही सोते थे, पर उनके जो नेबर है वो बहुत बुरा इंसान था। ही वुड प्ले हिज रेडियो एट फुल वॉल्यूम, तो वो गाने सुना करता था रेडियो पे फुल वॉल्यूम पे, जिससे कि मिस्टर बासु और उनकी वाइफ का जो पीस था वो डिस्टर्ब हो जाता था, मतलब उनकी शांति जो है भंग हो जाती थी जब वो ऊपर सोते थे। मिस्टर बासु प्रोटेस्टेड, तो उनकी वाइफ ने कहा था कि तुम इसको बोलो कि ये जो म्यूजिक है स्लो चलाए। तो इस बात पे मिस्टर बासु ने प्रोटेस्ट किया, मतलब आवाज उठाई, विच लेड टू अ क्वारल, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनकी लड़ाई झगड़ा हो गया। समटाइम्स द नेबर गॉट ड्रंक, और कभी कभी वो जो नेबर था वो पी के आता था और उसके बाद मिस्टर बासु की वाइफ को अब्यूज करता था, बुरा भला बोलता था। ऑन वन ओकेजन, और एक बार ये भी हुआ कि उसने मिस्टर बासु के टेरेस को क्रॉस करने की कोशिश करी और ये कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, एंड थ्रेटेंड टू किल हिम। सो बासु एंड हिज वाइफ स्टॉप्ड स्लीपिंग ऑन द टेरेस। तो इसलिए मिस्टर बासु और उनकी वाइफ ने टेरेस पे सोना बंद कर दिया था। बताओ क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस मैम। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी। जैसे टाइटल इंपॉर्टेंट है वैसे ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कह रहे थीम बताओ स्टोरी की, पिजन्स एट द डे ब्रेक। तो थीम ऑफ द स्टोरी पिजन्स एट डे ब्रेक, आई गेस सो ये दीपक में नहीं है क्वेश्चन। थीम ऑफ द स्टोरी पिजन्स एट डे ब्रेक टॉक्स अबाउट इम्प्रिजनमेंट एंड फ्रीडम। तो थीम जो स्टोरी की है वो दो चीजों पे बात करती है, पहली इम्प्रिजनमेंट पे और दूसरा फ्रीडम पे। इम्प्रिजनमेंट कैसे, इम्प्रिजनमेंट मतलब जब किसी को जैसे जेल में डाल दिया जाता है, बिल्कुल बंदी बना दिया जाता है। तो कह रहे हैं इम्प्रिजनमेंट के बारे में कैसे बात करती है स्टोरी। स्टोरी इज अबाउट एन ओल्ड कपल, बासु एंड हिज वाइफ ओटिमा। वही स्टोरी जो है एक ओल्ड कपल के बारे में है, मिस्टर बासु और उनकी वाइफ ओटिमा। देयर इज अ सेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन देयर लाइफ। अब उनकी जो लाइफ थी वो बिल्कुल बंद थी, कैद थी एक पिंजरे में जैसे। मिस्टर बासु इज अ पेशेंट ऑफ अस्थमा। मिस्टर बासु को अस्थमा था। एट द एज ऑफ 66 ही सीम्स टू बी अ क्रिपल, सॉरी एट द एज ऑफ 61 कर लो यहाँ पे, 66 की जगह 6 की जगह यहाँ 1 आएगा। एट द एज ऑफ 61 ही सीम्स टू बी अ क्रिपल, मतलब 61 ईयर्स की एज में वो बिल्कुल लाचार थे। हिज वाइफ ओटिमा इज इम्प्रिजन्ड इन द ड्यूटीज ऑफ हाउस होल्ड। और उनकी जो वाइफ थी वो भी कैद थी घर में, क्योंकि उनको घर के सारे काम करने पड़ते थे। शी कैन नॉट गो एनीवेयर बिकॉज ऑफ हिज हस्बैंड, वो कहीं जा नहीं सकती थी अपने हस्बैंड की वजह से। द सेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज इंक्रीज। तो कह रही है ये जो इम्प्रिजनमेंट का सेंस है या इसका जो मतलब है ये कब इंक्रीज हो जाता है, जब कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कहीं जाने का, वो घर में ही कैद है, तो वो ऑप्शन ढूंढते हैं कि हम टेरेस पे जाएंगे। तो इसलिए यहाँ से पता चलता है कि स्टोरी के अंदर जो फर्स्ट थीम है वो कौन सी है, इम्प्रिजनमेंट की। और दूसरी है फ्रीडम की। फ्रीडम कब मिला मिस्टर बासु को, सुबह जब उन्होंने पिजन्स देखे जो स्काई में उड़ रहे थे, जिसके साथ साथ वो भी इस दुनिया से फ्री हो गए और उनकी जो सोल थी बॉडी से अलग हो गई। तो इन दी डॉन मिस्टर बासु फेल्ट द कूल ब्रीज फ्रॉम अ नियर बाय रिवर। मतलब बहुत सुबह सुबह मिस्टर बासु को जो है एक पास वाली रिवर से जो है ठंडी हवाएं आ रही थी, तो इससे उनकी जो बॉडी है उसको फ्रीडम मिला एंड लिफ्ट हिज स्पिरिट्स, और वो खुश हुए थोड़े से। बट सडनली हम देखते हैं स्टोरी में फ्लॉक ऑफ पिजन्स जो स्काई में ऊपर उड़ रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम
मिस्टर बासु की जो सोल है, जो उनकी आत्मा है, उसने भी उनका शरीर छोड़ दिया एंड हैज बिकम फ्री। ये 8 कुछ नहीं है, एंड हैज बिकम फ्री, तो मिस्टर बासु फ्री हो गए। तो इसलिए पता चलता है स्टोरी में फ्रीडम भी एक थीम है। अब बताओ, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे फिनिश हो गए हैं पिजन्स एट डे ब्रेक के। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बता दो। बताओ। मैम ये इम्प्रिजनमेंट के बारे में दोबारा बता दो। देखो, इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है? किसी को तुम जब कैद करके रख दो, जैसे अभी तुम कॉलेज नहीं आ सकते तो यू आर इम्प्रिजन्ड इन योर होम, तुम अपने घर में कैद हो। अपने घर में तुम्हें अपने मम्मी पापा के काम करने पड़ेंगे, या जो भी है, मतलब तुम्हें सब कुछ घर में करना पड़ेगा। सपोज लॉकडाउन लग जाता है तो सब लोग घर में कैद हो जाएंगे, घर के काम करते रहोगे बस। ठीक है, घर में बैठोगे, बोर होगे, मूवी देखोगे, पढ़ोगे। तो कह रहे ऐसे ही इम्प्रिजनमेंट हमें स्टोरी में कैसे पता चलता है कि जो ओल्ड कपल था, मिस्टर बासु और उनकी वाइफ ओटिमा, वो घर में कैद थे। मिस्टर बासु इसलिए कैद थे क्योंकि उनको बीमारी थी, वो बाहर नहीं जा सकते थे। और वाइफ इसलिए घर में कैद थी क्योंकि वाइफ को अपने हस्बैंड का ध्यान रखना था। एंड यहाँ से पता चलता है। और सबसे ज्यादा इम्प्रिजनमेंट कब बढ़ जाती है? जब दोनों को ये पता चलता है आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, तो और भी ज्यादा कैद हो जाते हैं अपने घर में, बाहर जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। बताओ, समझ आया? यस मैम। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पता चला है तो मैं दोबारा से तुम्हें स्क्रीन शेयर करके या तो क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। बताओ। मनीष समझ? मनीष, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं? Yes, ma'am. एक बार यहाँ से पढ़ लेना और इसके बाद बैक एक्सरसाइज डिस्कस करें। मेरे ख्याल से जिसने चैप्टर भी नहीं पढ़ा है उसको आइडिया लग गया होगा अब की चैप्टर में है क्या। बताओ, किसी को डाउट है तो बता दो पहले, फिर आगे चलेंगे। तुम्हारे चैप्टर्स थोड़े डिफिकल्ट हैं इस बार के, देख लो कोई डाउट है तो। मैम ये सेंड कर देना ग्रुप में। सागर, मैं इसको कर दूंगी, क्या कहते हैं, अपलोड करने के बाद। एक्चुअली एक और बात बता देती हूँ तुम्हें, जिस टेलीग्राम ग्रुप पे मैं तुम्हें मैं ग्रुप में नहीं सेंड करूंगी। जिस टेलीग्राम ग्रुप पे मैं तुम्हें सेंड करती थी वो नंबर मेरा बंद हो गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप लीव कर देना। वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं नहीं हूँ, मतलब मैं उसमें सेंड ही नहीं कर सकती कुछ भी, तो मुझे नया बनाना पड़ेगा।